हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो हमारी जो सीरीज़ थी वो इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत हुई और उसके बाद जो लास्ट की क्लास में यानी कि कल की क्लास में हमने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। और वो भी फिजिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से, जो है पृथ्वी की उत्पत्ति व संकल्पनाएं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था और इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 पढ़ा था और आज जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पृथ्वी यानी कि ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है। तो अगर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो यानी पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ हाइपोथेसिस, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ संकल्पनाएं दिए गए। तो कौन कौन से थे, किस किस प्रकार से थे। तो लास्ट की क्लास में हमने कौन सा डिस्कस किया और आज हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक बार हम रफली देख लेते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पना दो प्रकार से दी जाती है। पहली अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी जो है द्वैतवादी संकल्पना। तो पहली संकल्पना हमने लास्ट की क्लास में समझाया था। अद्वैतवादी संकल्पना को पैरेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अद्वैतवादी संकल्पना? क्योंकि इसमें कहा गया कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई किसी एक पिंड से हुई, किसी एक नेबुला से हुई। वही अद्वैतवादी संकल्पना जिसे हम बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इसे द्वैतवादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे माना जाता है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति एक पिंड से ना होकर दो पिंडों से हुई है, तो इस वजह से इसे बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में हमने जो लास्ट की क्लास में पढ़ा था लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो इसमें देखा था कि ग्रहों का जो निर्माण है वो एक नेबुला, एक गैसियस ऑब्जेक्ट था, पिंड था। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगता है। तो उस बल के कारण क्या होता है कि कुछ छल्ले निकल के बाहर आ जाते हैं और उन छल्लों के जो है शीतलन से, ठंड होने की वजह से फिर उनका ग्रह का निर्माण होता है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन इसमें बस अंतर इतना था कि उसमें क्या होता है कि उसमें अलग अलग छल्ले निकलते हैं लाप्लास वाले में, और इसमें कहा गया कि जो निहारिका है, नेबुला है, उससे जो छल्ले एक ही छल्ले के अलग अलग भाग होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों के बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो है हम पढ़ेंगे द्वैतवादी संकल्पना यानी कि बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस के बारे में। तो द्वैतवादी संकल्पना को बाय पैरेंटल या द्वैतवादी संकल्पना क्यों कहते हैं? तो इसे इसलिए बाय पैरेंटल या द्वैतवादी, तो इसमें कहा गया कि जो ग्रहों की उत्पत्ति एक पिंड से नहीं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से नहीं, दो ऑब्जेक्ट से हुई। तो क्योंकि अगर ग्रहों की उत्पत्ति दो ऑब्जेक्ट से हुई है तो उसके एक ग्रहों का कोई एक पेरेंट्स नहीं कहलाएगा, ये इसके दो पेरेंट्स होंगे ना। तो इस वजह से इसे बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस बोलते हैं। दो यानी कि बाय और पेरेंट्स यानी कि दो पिंड तो इस वजह से इसे बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस के बारे में यानी कि द्वैतवादी संकल्पना के बारे में हमने कहा था कि चार परिकल्पना, चार हाइपोथेसिस दिए गए हैं, चार थ्योरीज दिए गए हैं। और वो चार थ्योरीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, बट आज हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो वो चार थ्योरीज कौन कौन सी थी? वो चार थ्योरीज थी। पहली थी चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, दूसरी थी जेम्स, जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, तीसरी है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना और चौथी है ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिक्रमा। पहली क्या है? चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स, जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, तीसरी है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना और चौथी है ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिक्रमा। तो इस प्रकार से चार थ्योरीज दिए गए ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी संकल्पना में। तो क्योंकि ये द्वैतवादी है यानी कि बाय पैरेंटल है, तो इसमें हर जगह ग्रहों को निर्माण के लिए दो पिंड जिम्मेदार होंगे। और दो पिंड कैसे जिम्मेदार होंगे और इन थ्योरीज में क्या क्या कहा गया है, आइए हम जानते हैं। पहली जो है चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में कहेंगे। तो चैम्बरलेन और मॉल्टन दो भूगोल शास्त्रियों ने, उन्होंने क्या किया कि 1905 में ये परिकल्पना दी, ये परिकल्पना दी और कहा
कि ग्रहों का निर्माण तप्त निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हुआ। तो हमने लैपलास की निहारिका परिकल्पना में देखा था। निहारिका यानी कि एक गैसियस पिंड है, एक गैसियस ऑब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा, तो उसे हमने नेबुला कहा था यानी कि निहारिका कहा था। तो इसमें कहा गया कि जो ग्रहों की उत्पत्ति जो होती है, ग्रहों का निर्माण इस नेबुला यानी कि निहारिका से हुआ। लेकिन चैम्बरलिन और मॉल्टन के अनुसार उन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण तप्त निहारिका से नहीं लेकिन ठोस पिंड से हुआ। अब वो ठोस पिंड कौन कौन से थे तो उसके बारे में भी जानेंगे। सूर्य एवं भ्रमणशील तारा से हुआ। जब भ्रमणशील तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए जिनसे पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये क्या कहा, पहली बात तो थी कि ये 1905 में ये संकल्पना दी गई। दूसरी चीज़ कि ग्रहों का निर्माण तप्त निहारिका यानी कि गैसियस पिंड से नहीं बल्कि कोई ठोस पिंड से हुई है। तीसरी बात में बोला कि सूर्य एवं भ्रमणशील। अब वो दो पिंड कौन कौन से, क्योंकि ये बाईपैरेंटल हाइपोथेसिस का एक पार्ट है, एक थ्योरी है बाईपैरेंटल यानी कि द्वैतवादी संकल्पना। तो इसमें दो पिंड होंगे। अब दो पिंड कौन कौन से और कैसे निर्माण हुआ, तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि एक सूर्य है और एक भ्रमणशील तारा है। तो क्या होता है कि तारे की आकर्षण शक्ति, ये तारा क्या कर रहा है, सूर्य, ये तारा, तो तारा क्या कर रहा है, वो सूर्य को आकर्षित कर रहा है। तो सूर्य को आकर्षित करने से क्या होता है, धीरे धीरे इससे क्या होता है, इससे असंख्य कण अलग हो जाते हैं। सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो जाते हैं इसके आकर्षण शक्ति से, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और इस प्रकार से ये जो है इनसे ग्रहों का निर्माण हो जाता है, पृथ्वी और बाकी के अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना को परिभाषित कर सकते हैं। अब दूसरी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी थ्योरी क्या कहती है, जेम्स, जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। तो इसमें क्या कहा गया कि ज्वारीय उद्भेदन के कारण सूर्य के निकट एक तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट से अलग हो गया, जो बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। तो बताते हैं कि एक कोई तारा है, तो एक तारा सूर्य के पास आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सूर्य में फिलामेंट्स जो हैं वो अलग होने लगे, और फिलामेंट अलग होके फिर क्या हुए, फिलामेंट टूट के क्या हुए, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इस तरीके से ये जो जो फिलामेंट्स अलग होके ज्वारीय उद्भेदन के कारण सूर्य से फिलामेंट अलग होने लगे, ये जब दूसरा तारा उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगा, तो जो फिलामेंट्स अलग होके धीरे धीरे आपस में जमा होते गए, और फिर वो फिलामेंट क्या किए कि सूर्य के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस प्रकार से ये फिलामेंट्स जो है आपस में मिलके जुड़ के और उनका शीतलन हुआ वो, और इस प्रकार से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। और इससे ना एक चीज़ और पता चलती है कि ग्रहों व उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना के बारे में पता चला कि इनका आकार क्या है, संरचना क्या है, और उसके बाद उपग्रहों के का भी आकार और संरचना के बारे में पता चला। तीसरी यह है कि रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। तो इसमें क्या, रसेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सूर्य व ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग, तो ये सारी थ्योरीज आई थी बट कोणीय आवेग के बारे में पता नहीं चला था, तो की अधिकता जैसी समस्याओं के जब कोणीय आवेग की अधिकता जैसी समस्याओं के समाधान हेतु किया। तो इन सबों में क्या हुआ कि कोणीय आवेग जो है वो ज़्यादा था, तो इस वजह से क्या हुआ कि इसका समाधान, इसका सल्यूशन इसने किया। क्या होता है कि एक थ्योरी के बाद जैसे अलग थ्योरी आती है तो पहली थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं, उनकी जो गलतियां हैं उसको आगे की थ्योरीज में कम किया जाता है। बाकी जो पहले की थ्योरी में अगर आपका वो लॉजिकली वो सही है, तर्कपूर्ण है, तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें को ही लेके अपनी थ्योरी में डाल दिया जाता है और अपने उनके कुछ ड्रॉबैक्स को अपने रिसर्च में उनको सही करके बताया जाता है। तो रसेल ने क्या किया कि रसेल की जो द्वैतारक परिक्रमा है, तो उसने क्या किया कि सूर्य व ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग में जो अधिकता होती है,
ग्रहों की जो ग्रहों के और सूर्य की जो वर्तमान कोणीय आवेग में अधिकता होती है, तो उनके समाधान के लिए इसकी परिकल्पना की। चौथी है ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिक्रमा। तो ये जो है, ये थ्योरी जो है वो 1943 में आई। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि कोणीय आवेग की जो अधिकता है, इस समस्या का निपटान किया इन्होंने। 1943 में आया ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना। तो इसमें क्या बोला कि सूर्य जब है आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था हमारा, तो क्या होता है कि आकर्षण शक्ति से गैस व धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। तो सूर्य जब आकाशगंगा से गुजर रहा था, तो क्या किया ना कि सूर्य ने आकाशगंगा के धूल कणों और गैस को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। और वो जो आकर्षित गैस और धूल कण जो है वो पिंड में बदल गए, वो जमा होने लगे, और इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण, और ये परिक्रमा करने लगे सूर्य का, तो इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने कहा ऑटो श्मिट के अंतर तारक धूल परिक्रमा में ये बताया गया, स्पेशली ये कहा गया कि जो ग्रहों का जो निर्माण है वो धूल कणों से हुआ है, गैस और धूल कणों से हुआ है। तो यहाँ भी एक अलग चीज़ बाहर निकल के आती है। इधर में था सबसे पहले कि बोला गया कि ग्रहों का निर्माण निहारिका से हुआ है, फिर आगे चलने पे पता चला कि ग्रहों का निर्माण जो है वो ठोस पिंड से हुआ, फिर पता चला कि 2 पिंडों से हुआ, और अब ऑटो श्मिट के अंतर तारक परिकल्पना में पता चला कि जो मतलब ग्रहों का जो निर्माण है वो गैस और धूल कणों से हुआ। गैस और धूल कणों से कैसे? जब सूर्य आकाशगंगा के पास से गुजर रही थी, तो अपनी आकर्षण शक्ति से क्या करती है, आकाशगंगा से धूल कण और गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और गैस और धूल कण आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट पिंड का निर्माण करते हैं, और उस पिंड का निर्माण करते हैं, और वो जो पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से ग्रह का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो ये थ्योरी है जो हमारी परिभाषित होती है। तो हमने ये द्वैतावादी संकल्पना के 4 थ्योरीज को पढ़ा। अब आगे देखेंगे आधुनिक सिद्धांत, कि सबसे आधुनिक सिद्धांत जो सबसे फेमस सिद्धांत है, तो उसके बारे में वो क्या कहता है। हमने काफ़ी बार सुना है बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि बिग बैंग का थ्योरी जो है वो किसने दिया था। तो इसमें ना कि किसी पर्टिकुलर गैस के बारे में, जबकि बोला जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये बोला गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक विस्फोट एवं उससे जनित विकिरण से ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो क्या बोला गया कि 15 अरब साल पहले, मतलब जो है काफ़ी समय पहले, 15 अरब साल पहले एक घना विशाल बादल का अग्निपिंड था। घने विशाल बादल का अग्निपिंड था, और इसमें अचानक से विस्फोट होता है, और विस्फोट होने की वजह से सारे जो है वो अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं टूट के, और वो जो टुकड़े जो हैं उनसे है हमारे ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसे ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम जॉर्ज लेमेंटियर के बारे में, कि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी। और उसके बाद एक थ्योरी आया एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत। तो एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत क्या है? तो बस उन्होंने इतना कहा था कि जो सिर्फ केवल घने बादलों और विशाल अग्निपिंड से, मतलब जो इतना बड़ा हम लोग जो इमेजिन करते हैं, इस थ्योरी से हम लोग की इमेजिनेशन छोटी होती है, लेकिन वो जो ब्रह्मांड है, सौरमंडल, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस थ्योरी से इसको डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो बस इन्होंने इतना ही कहा था, बस इससे रिलेटेड इतना ही याद रखना आपको कि स्फीति सिद्धांत किसने दिया, तो एलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं के बारे में
तो कैसे उत्पत्ति होती है पृथ्वी और अन्य ग्रहों की, तो इसकी दो संकल्पनाएं थी। पहली थी अद्वैतवादी, दूसरी थी द्वैतवादी। अद्वैतवादी में बोला गया कि जो ग्रहों का जो निर्माण है वो एक ही पिंड से होता है और नेबुला से, निहारिका से होता है। वहीं दूसरी ओर द्वैतवादी में कहा गया कि 2 पिंड से होता है। अद्वैतवादी में के अनुसार 2 थ्योरीज थी जिसे हमने कल डिफाइन किया था, लैपलास की निहारिका परिकल्पना और दूसरी थी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना यानी बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि इसके 4 थ्योरीज हैं। इसे हम 4 थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 थ्योरीज थी? चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिक्रमा। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना जो थी वो 1905 में आई। तो इसमें कहा गया कि ग्रहों का निर्माण नेबुला यानी कि निहारिका से नहीं हुआ बल्कि ठोस पिंड से हुआ है, सूर्य और एक तारे से हुआ है। तो भ्रमणशील तारा जब मतलब सूर्य के पास से था, मतलब भ्रमण कर रहा था, तो क्या होता है कि सूर्य के धरातल से वो क्या करता है, वो तारा जो है काफ़ी असंख्य कण को, बहुत सारे कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो तारा, और वो जो कण थे वो कण आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ग्रहों का निर्माण करते हैं। जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, तो ये भी कुछ उसी तरह की है। कहा गया कि एक तारा है और एक सूर्य है, तो तारे की आकर्षण शक्ति के कारण क्या करता है कि वो सूर्य के कुछ पार्टिकल्स को, मतलब कुछ पार्टिकल, असंख्य पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को, कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो आपस में वो क्या करते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं और सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं, इस वजह से ग्रह का निर्माण हुआ। रसेल जो है, इन्होंने बस सूर्य व ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता जैसी समस्याओं का निपटान किया। ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिक्रमा, इन्होंने क्या कहा, ये 1943 में ये थ्योरी आई। इसके अनुसार ये बोला गया कि सूर्य जब आकाशगंगा से, सबसे पहली बात तो ये कि इस परिकल्पना के अनुसार बोला गया कि जो ग्रहों का निर्माण जो है वो धूल कण से और गैस से हुई है। और इसमें क्या कहा गया कि जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से क्या करता है, आकाशगंगा से गैस और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो आपस में क्या होते हैं, मतलब ये पिंड का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाने लगता है और फिर इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हो जाता है। लास्ट जो अभी आधुनिक मॉडर्न सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे वो बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। और ये केवल सिर्फ ग्रहों की उत्पत्ति से नहीं, इसमें इसके द्वारा ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति होती है। इसमें कहा गया कि एक बहुत विशाल अग्निपिंड था और इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है जिससे सारी चीज़ों का निर्माण होता है। उसके बाद एलन गुथ ने एक सिद्धांत दिया था, स्फीति सिद्धांत। तो इसमें इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स है उसको कम किया था, बाकी और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल जो है हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।